हैं मौर्य साम्राज्य को लेकर के, तो मौर्य वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही किया गया था। किसकी सहायता से? चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त की सहायता से किया गया था। सही है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 बीसी में हुआ था। सही है। इसके बाद बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो है, अगर हम बात करें तो अपना गुरु किन्हें माना था? सही है, चाणक्य को ही। चाणक्य कहें, कौटिल्य कहें या विष्णुगुप्त को ही माना था। सही है। इसके बाद बताइएगा जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है क्या कहा था? सही है, सेंड्रोकोटस था। सही है। जस्टिन ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेंड्रोकोटस, दो व्यक्ति कहे थे। एक तो आपका जस्टिन हो जाएंगे और एक व्यक्ति और है, नाम बताइएगा। विलियम जोन्स तो उसकी पहचान किए। जस्टिन एवं एक व्यक्ति और है कोई। अच्छा ठीक है। देखिए एक तो इनका नाम एक सेंड्रोकोटस था, एक एंड्रोकोटस भी था। तो एंड्रोकोटस जो कहे एरियन और प्लूटार्क के द्वारा बोला गया है। एरियन और प्लूटार्क के द्वारा जो है एंड्रोकोटस कहा गया था। और सेंड्रोकोटस की अगर हम बात करते हैं तो एक तो जस्टिन थे और एक व्यक्ति और आपका था, नाम याद आएगा तो हम बता देंगे। लेकिन इसकी पहचान जो है सेंड्रोकोटस की पहचान जो है विलियम जोन्स के द्वारा ही किया गया है। सही है। इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करते हैं मौर्य साम्राज्य का जो है प्रशासन कितने भागों में विभक्त था? ये बताइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य का प्रशासन जो है मेगास्थनीज के द्वारा कितना वर्ग में उसे बांटने का जो है नाम लिए थे? 7 नहीं था, 6 था। ध्यान दीजिएगा ना आप, अच्छा सुनिएगा। हम क्या कर रहे हैं, मेगास्थनीज के द्वारा मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कितने भागों में बांटा हुआ था? 6 भाग में बांटा हुआ था। और वो 6 भाग जो है जिसमें हर एक भाग में जो है 5 लोग काम किया करते थे। 6 समिति के द्वारा जो है हर समिति में 5 लोग हुआ करते थे। लेकिन अर्थशास्त्र के चाणक्य, जो अर्थशास्त्र पुस्तक है, चाणक्य का पुस्तक है, उस पुस्तक में ये बातें कहा गया है जो उनका जो राज्य चलता था वो 7 भागों में बटा करके जो है राज्य चलता था, उसे सप्तंगी कहा गया। हाँ, तो ये चीज़ है। 7 भाग में बांटने की अगर हम बात करते हैं तो चाणक्य के द्वारा जो है लिखा गया पुस्तक अर्थशास्त्र है, उसमें वर्णित है। लेकिन मेगास्थनीज की अगर हम बात करते हैं तो प्रशासन कितने भागों में बांटा गया था? 6 भागों में बांटा गया था और एक डिपार्टमेंट में 5 लोग काम किया करते थे। ये चीज़ें था। इसके बाद तो अगर हम बात करें मौर्य को लेकर के, तो किसने जो है मौर्य को जो है कहा क्षत्रिय था? क्षत्रिय जो है किसके द्वारा बोला गया? मौर्य की अगर हम बात करते हैं तो क्षत्रिय किसके, देखिएगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये कहते हैं वो एक क्षत्रिय थे। लेकिन एक ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण ग्रंथ की अगर हम बात करते हैं, ब्राह्मण की अगर हम बात करते हैं तो वो कहते हैं शूद्र थे। ब्राह्मण कहते हैं शूद्र थे। इसके बाद विशाखदत्त जो है वो कहते हैं विरसल थे। विरसल का मतलब निम्न कुल। हाँ, तो ये जो है तीनों लोग जो है 3 प्रकार की बातें करते हैं। जैसे हम बताएं ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार अगर आप देखने का प्रयास करेंगे तो वो कहते हैं जो शूद्र थे, मौर्य जो था वो शूद्र था। इसके बाद भी अगर हम बात करेंगे जो जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो वो कहते हैं एक क्षत्रिय थे। इसके बाद भी अगर हम बात करेंगे विशाखदत्त को लेकर के तो विशाखदत्त क्या कहते हैं, ये विरसल थे और विरसल का मतलब ही निम्न कुल होता है। सही है। इसके बाद देगा अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के तो इन्होंने जो है मगध की गद्दी पर कब बैठा था? सही है, 322 बीसी में बैठा था। अगर पूरे मौर्य साम्राज्य का पीरियड को देखने की अगर हम बात करेंगे तो कब से कब तक इसका पीरियड रहा? 185 सही है, 322 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक जो है मौर्य साम्राज्य का जो है टोटल पीरियड रहा है। जिसमें से प्रमुख अगर हम बात करें, प्रमुख शासक की बात करेंगे तो 3 ऐसे प्रमुख शासक है जिसका नाम आप चंद्रगुप्त मौर्य जानते होंगे, इसके बाद भी बिंदुसार और इसके बाद अशोक। हालांकि कई सारे शासक जो है अशोक के बाद भी कई सारे शासक आए, छोटे छोटे शासक आए, जैसे दशरथ का नाम सुने होंगे, तो वो सब तुच्छ शासक थे। लेकिन लास्ट शासक की अगर हम बात करें मौर्य साम्राज्य में कौन रहा? विदुर था। सही है। मौर्य साम्राज्य खत्म होने के बाद कौन सा वंश का उदय हुआ था? सही है, शुंग वंश का उदय हुआ था। शुंग वंश के बाद कौन सा वंश आया था? कण्व वंश। और कण्व वंश के बाद कौन सा वंश आया था? सातवाहन वंश। कभी कभी आपसे सीक्वेंस भी पूछ लेगा एग्जाम में, इस बात को याद रखिएगा। या तो ये पूछ सकता है आपसे कण्व वंश से पहले कौन सा वंश था या कण्व वंश से बाद का कौन सा वंश रहा है, तो याद करिएगा मौर्य वंश के बाद जो है वो कौन सा आया है? शुंग वंश आया है। इसके बाद कण्व वंश और इसके बाद सातवाहन वंश। सही है। इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करते हैं एक सुदर्शन झील है, सुदर्शन झील का निर्माण जो है किसने करवाया? पुष्यगुप्त के द्वारा करवाया गया। और ये सुदर्शन झील कहाँ स्थित है? गुजरात में। देखिएगा जिस समय में चंद्रगुप्त मौर्य का कार्यकाल चल रहा था उस समय में जो है अगर हम बात करें गुजरात के गवर्नर के रूप में जो है पुष्यगुप्त काम कर रहे थे।
गुजरात के गवर्नर पुष्पगुप्त थे और पुष्पगुप्त ने ही जो है सूर्यदर्शन झील का निर्माण करवाया था। लेकिन उसके बाद कई सारे ऐसे शासक हुए जिन्होंने जो है सूर्यदर्शन झील का मरम्मत करवाया, जिसमें से आप अशोक को देख सकते हैं, स्कंदगुप्त को देख सकते हैं, रुद्रदामन द्वितीय को देख सकते हैं। ये सब शासक ने जो है सूर्यदर्शन झील का मरम्मत करवाया। लेकिन निर्माण किसने करवाया? पुष्पगुप्त के द्वारा। पुष्पित नहीं, वो फिर आप शुंग वंश में चल जाएंगे। हाँ, पुष्पगुप्त के द्वारा करवाया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जो है पुष्पगुप्त जो है गुजरात का गवर्नर था। इसके बाद अगर हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की, अगर हम बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है या मौर्य साम्राज्य जो है कहाँ एट लोकेशन अगर हम देखने की बात करेंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक विस्तारित हम देख सकते हैं। जैसे उत्तर में कह दें, दक्षिण में कह दें, पूरब में कह दें, पश्चिम में कह दें, क्योंकि इसे जो है केंद्रीय प्रशासन या केंद्रीय राजा के रूप में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जाना जाता था। तो इन्होंने अपने विस्तार क्षेत्र जो है कहां से कहां तक किए थे। अगर हम बात करें उत्तर में जो है कहां किया था, जम्मू कश्मीर, सही बोल रहे हैं। इसके बाद दक्षिण में अगर हम बात करें तो कर्नाटक, सही है, सही है, मैसूर कर्नाटक अगर हम बात कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें पूरब में बंगाल, सही है। और इसके बाद अगर हम पश्चिम में बात करें तो ईरान तक, सही बोल रहे हैं, ईरान तक जो है उन्होंने जो है अपना साम्राज्य को विस्तार करने का प्रयास किया था। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हो गई थी? 292 BC में। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा कैसे होता है 92 में। अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के, चंद्रगुप्त मौर्य का जो पीरियड रहा है वो तो आपका 322 से लेकर के 298 का पीरियड वो पीरियड है जिस समय वो राजा हुआ करता था। लेकिन 300 BC के मध्य जो है वो मगध पे जो है अकाल पड़ जाता है, और अकाल पड़ने के बाद भद्रबाहु के साथ जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है कर्नाटक चल जाते हैं। वो कर्नाटक में वहां जाने के बाद जो है उन्हें 292 BC में, तो यहाँ मगध छोड़ दिए उन्होंने, मगध की सत्ता को छोड़ दिए और वो चल गए कर्नाटक। तो वो जो है 292 BC में जो है वो संथारा विधि कह सकते हैं या संलेखना विधि आप कह सकते हैं। संलेखना या संथारा विधि उसे कहते हैं जब अपना अन्न और जल जो है ग्रहण करना छोड़ दे, और उस विधि द्वारा अगर मृत्यु होती है तो उसे संथारा या संलेखना विधि हम कहते हैं। तो 292 BC में हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी गद्दी की अगर हम बात करते हैं तो 298 BC में ही छोड़ दिया। और उसके बाद जो वो संस्थापक बना था वो कौन बना था? तो बिंदुसार। तो बिंदुसार का पीरियड की बात करेंगे तो कब से कब तक रहा था? 298 से 269। हाँ, 298 BC से लेकर के 269 BC तक बिंदुसार का कार्यकाल रहा था। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो कौन आया था? अशोक आया था ना। उसके बाद जो है अशोक का कार्यकाल रहा था, सही है। इसके बाद बताइएगा, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच जो है एक युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 305, सही है, 305 BC में हुआ था। और इसमें एक इतिहासकार ये भी कहते हैं, जो इस युद्ध के अनुसार जो है आप जानते होंगे जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो है इसमें जीत हो जाती है। हाँ, और उसके बाद अगर हम हार की बात करें तो किसकी हार होती है? सेल्यूकस की हार होती है। सेल्यूकस की हार होने के बाद जो है उसकी पुत्री का नाम या तो कार्लेनिया का है ना, कार्लेलिया, और एक और उसका हेलेना नाम भी था, हेलेना। हाँ, या तो आप कार्नेलिया कहें या हेलेना, उसी का नाम है। उसके साथ जो है उनकी विवाह हो जाती है। किस इतिहासकार का कहना यह था जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ससुर को 500 हाथी उपहार दिए थे? प्लूटार्क के अनुसार, सही बोल रहे हैं, प्लूटार्क के अनुसार ये कहा गया जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है ससुर, क्या नाम था उनका? सेल्यूकस निकेटर। हाँ, सेल्यूकस निकेटर का जो है उन्होंने 500 हाथी उपहार में दिए थे, सही है। चलिए, हाथी पर अगर हम बात आया तो ये बताना चाह रहे हैं जो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण क्यों किया था? सही है, हाथी विजित करने के लिए। इसके बाद भी ये बताना है, क्या चीज? इसलिए हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग। हाँ, वो भी कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करें तो कलिंग राजा खारवेल से ही संबंधित है, सही है। हालांकि कई सारे इतिहासकार उस पर भी बहुत सारी बात कहते हैं। कई सारे इतिहासकार हैं वो कहते हैं हाथियों के लिए किए थे। जैसे कि आपका अर्थशास्त्र में लिखा गया है जो ये हाथी के लिए, यानी जो चाणक्य का है उसके बात अगर हम करेंगे। इसके बाद भी जो आप देख रहे हैं कलहन द्वारा राजतरंगिणी पुस्तक लिखा गया है, तो इनकी जो है चर्चाएं कुछ और मात्रा में किया गया है। और ये मात्रा है जो उन्होंने व्यापार और वाणिज्य के लिए उस पर आक्रमण किया था। तो व्यापार और वाणिज्य, हालांकि कई सारे इतिहासकार उस पर कई सारी चर्चाएं करते हैं। अगर हम बात करेंगे कलिंग युद्ध को लेकर के, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 BC में हुआ था, सही है। अपने राजगद्दी पर बैठने के कितने वर्ष उपरांत हुआ था? 8 वर्ष, क्योंकि 269 BC में उन्होंने गद्दी पर बैठ गया था, सही है। अगर हम बात करें अशोक को लेकर के, तो अशोक जो है ये बताना है जो किस धर्म का कट्टरपंथी था? कट्टरपंथी किसी का नहीं, बौद्ध धर्म का। सही बोल रहे हैं, किसी का नहीं था। हम क्वेश्चन देखिएगा, अच्छा पूछ रहे हैं। अशोक एक ऐसे व्यक्ति हुए जो उन्होंने बौद्ध धर्म को तो स्वीकार किया है और अपनी स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से, अच्छा से किया, लेकिन वो किसी भी धर्म के प्रति कट्टरपंथी की भावनाएं उसके अंदर नहीं आई।
किसी भी धर्म के अंदर नहीं है। और ऐसा माना भी जाता है अशोक जैसे राजा पूरे इतिहास में कोई भी राजा नहीं हुआ, क्योंकि हर धर्म के प्रति उनका जो है संवेदनशील रहा है। देखिए धर्म एक संवेदनशील मुद्दा है, थोड़ा सा हम चलते हैं, एक चीज क्वेश्चन ही सीखिएगा, बहुत ज़्यादा संवेदनशील मुद्दा है। कैसे? आप देखिएगा मेडावल हिस्ट्री में जो है एक अकबर का नाम आप सुनते होइएगा। 1575 ईस्वी में अकबर ने इबादत खाना की स्थापना करता, और इसके बाद भी 1578 में उन्होंने सभी धर्म को वहाँ लोग को बुलाते हैं, सभा करते हैं, बैठाते हैं, बुलाते हैं, और उनकी इच्छाएं ये थी जो एक हम खुद का अपना धर्म बनाएं और उस धर्म को सारे लोग स्वीकार करें और हम जो कहेंगे वो बातें माने। ठीक है, 1578 तक तो लोग आते गए, सारी बात सुनते गए, अकबर को कहें हाँ हम मानेंगे तो हम मानेंगे, लेकिन उन्होंने 1582 ईस्वी में एक दीन ए इलाही धर्म की स्थापना कर दिया। यानी दीन ए इलाही धर्म की स्थापना का मतलब सारे लोग जो है दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करें और मेरी हुकूमत चलेगी और जो है हम जो कहेंगे वही होगा। लेकिन उसमें कहा जाता है जब उसमें देखा गया तो उस धर्म को स्वीकार करने के लिए मात्र और मात्र 18 लोग आए। आप समझ सकते हैं, मात्र और मात्र जो है उस धर्म को स्वीकार करने को, उतना बड़ा राजा होने के नाते कहा जाता है मात्र और मात्र 18 लोग आए, जिसमें से एक प्रमुख था बीरबल। हाँ, बीरबल तो उसका था ही, हमेशा से रहा है, बचपन का दोस्त रहा है, तो वो तो स्वीकार किया था, लेकिन उसके अलावा मात्र और मात्र 18 लोग आए थे। तो धर्म के पीछे हस्तक्षेप करने का मतलब भारत में अगर कहें तो कहीं रोड पे इधर उधर जूता खाने योग्य बातें हैं। हाँ, इसलिए धर्म पे कोई भी लोग हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यही सबसे बड़ी धर्म है। इसके बाद बताइएगा, अगर हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के, तो चंद्रगुप्त मौर्य की अगर हम बात करें मृत्यु को लेकर के, तो कहाँ हुआ था? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में। सही है, देखिएगा इसमें 298 BC दिया गया है, लेकिन 292 होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बताइएगा इंडिका जो है किसकी पुस्तक है? सही है, मेगास्थनीज की पुस्तक है। और इंडिका पुस्तक में जो है ये भी बताया गया है जो पाटलिपुत्र या मगध को जीतना जो है आसान नहीं है, जिसमें कितना द्वार की जो है चर्चाएं की गई है। पाटलिपुत्र में जो अगर द्वार की अगर हम बात करेंगे तो द्वार कितना? 64 द्वार, और बुर्ज की बात करेंगे तो 570 बुर्ज। सही है, 570 बुर्ज के बारे में बताया गया है इंडिका पुस्तक में ही। इसके बाद बताइएगा मेगास्थनीज जो राजदूत था, किसका राजदूत था? सही है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सही है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। इसके बाद बताइएगा किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ही आया था। सही है, इसके बाद बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बिंदुसार। सही है, बिंदुसार को कई नाम से हालांकि जाना गया ना, कौन कौन से नाम से? सही है, अमित्रघात के नाम से भी जाना गया। इसके बाद भी उसके कई सारे नाम थे, भद्रसार भी कहा गया है, वायु पुराण में उसे भद्रसार ना, वायु पुराण में उसे भद्रसार भी कहा गया, जीनसेन के नाम से भी जाना गया। तो हालांकि कई सारे नाम उसकी उपाधि के अंदर लगा हुआ था। इसके बाद देखिएगा बिंदुसार जो था किस संप्रदाय को अपनाने का प्रयास किया? आजीवक संप्रदाय। सही है, आजीवक संप्रदाय को जो है उन्होंने अपनाया था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा? सही है, मगलीपुत्र घोषाल के द्वारा ही किया गया था। सही है, मगलीपुत्र घोषाल के द्वारा किया गया था। इसके बाद बताइएगा ये जो आप सिंह सेन की नाम बताएं, ये बताना है ये किसके अनुसार ये बात कहा गया? जैन ग्रंथ के अनुसार। सही है, जैन ग्रंथ के अनुसार ही बताया गया है। बिंदुसार के शासन काल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। सबसे पहले जो है बिंदुसार ने किसे भेजा था? सुसीम को भेजा था। इसके बाद अशोक को भेजा था। सही है, इसके बाद जो है अशोक को वहां का क्या नियुक्त किया गया? गवर्नर नियुक्त किया गया था। सही है, गवर्नर नियुक्त किया गया था। इसके बाद बताइएगा एंथियस के अनुसार जो है बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से जो है कितनी चीज की मांग किया था? 3 चीज की मांग। कौन कौन सा था? सही है, एक तो शराब था, इसके बाद भी एक बात करेंगे तो फिग था, यानी अंजीर उसको बोलेंगे। हाँ, इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो एक क्या था? दार्शनिक था ना। तो 3 चीज, उसी को मदिरा बोला जाता है, शराब को ही मदिरा बोलते हैं। तो एक तो आपका शराब या मदिरा था, इसके बाद भी अगर हम बात करें एक अंजीर था, इसके बाद एक बात करेंगे तो दार्शनिक था। इनमें से कौन सी चीजें जो है नहीं दिया था चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार को? सही है, दार्शनिक नहीं दिया था, क्योंकि वो कहा था कि मेरे यहाँ की परंपराएं दार्शनिक देने की नहीं है। दार्शनिक का मतलब क्या? दार्शनिक किसे कहें? ठीक है, धर्म को ज्ञाता, जिसे ज्ञाता सीधी बात कर सकते हैं, जो ज्ञाता जो लोग हो, जिस धर्म के प्रति जो है अपना काम कर रहा है, उस धर्म के प्रति जो उसे बहुत ज्यादा ज्ञान हो, हाँ, घूम फिर करके जो उस ज्ञान को बांटने का काम करे, उसे ही दार्शनिक कहा जाता था। इसके बाद बताइएगा
अगर हम बात करेंगे बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को जो है कितना राज का विजेता बताया? 16 राज। सही है, 16 राज का विजेता बताया है। सही है। इसके बाद बताएगा बिंदुसार की सभा में जो है कितनी सदस्य वाली एक मंत्री परिषद होती थी जिसका प्रधान जो है खल्लाटक कहलाता था? 500 सदस्य वाली एक समिति हुआ करती थी जिसे क्या, उसका प्रधान क्या कहलाता था? खल्लाटक कहा जाता था। ठीक है, आज इसको आधा करते हैं, सब में से पूछ लेते हैं। हाँ, कल इसमें करवाएंगे। इसके बाद बताइएगा क्या था इसमें? सिंचाई। चलिएगा बताइएगा भारत में सिंचाई जो है परियोजना कितने वर्गों में बांटा हुआ है? 3 वर्ग में। कौन कौन सा? सही, एक तो वृहद है, इसके बाद मध्य है और इसके बाद लघु है। वृहद सिंचाई परियोजना जो है कितना हेक्टेयर से अधिक को कहेंगे? 10,000 हेक्टेयर से अधिक को हम वृहद सिंचाई परियोजना कहेंगे। इसके बाद अगर हम मध्यम सिंचाई परियोजना की बात करेंगे सही है, 2000 से लेकर के 10,000 हेक्टेयर के मध्य की जो है हम मध्यम सिंचाई परियोजना कहेंगे। और लघु सिंचाई परियोजना की बात करेंगे तो 2000 से कम ना, 2000 हेक्टेयर से कम सिंचाई अगर हो रही है तो उसे हम जो है लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत रखेंगे। भारत में अगर हम देखने का प्रयास करेंगे तो सबसे ज्यादा कौन सा सिंचाई परियोजना हो रहा है? सही है, लघु सिंचाई परियोजना। कितना प्रतिशत? 63%। सही है। और वृहद और इसके बाद मध्यम सिंचाई परियोजना की बात करेंगे तो दोनों मिला के 37% होती है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे भारत में जो है नलकूप से जो है सबसे ज्यादा किस राज्य में जो है सिंचाई होता है? उत्तर प्रदेश। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, सिर्फ नलकूप से रहेगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद भी अगर हम एक पंप सेट रहे और नलकूप रहे तो तमिलनाडु। याद रखिएगा, पंप सेट और नलकूप दोनों आपके साथ जुड़ा हुआ तो तमिलनाडु है। ये सब भी एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, नलकूप से पंप सेट। हाँ, तो नलकूप और पंप सेट दोनों अगर रहे तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा सिंचाई होता है। नहर से अगर सबसे ज्यादा सिंचाई की बात करें किस राज्य में होती है? तमिलनाडु में ही। नहर से सबसे ज्यादा सिंचाई तमिलनाडु में ही। पंप सेट और नलकूप से सबसे ज्यादा कहाँ? तो तमिलनाडु में ही। और सिर्फ नलकूप अगर आपके पास रहे तो उत्तर प्रदेश में जो है होता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे पंप सेट और नलकूप में जो है दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य का? महाराष्ट्र का। सही है, महाराष्ट्र का जो है दूसरे स्थान पर सबसे ज्यादा सिंचाई अगर हम बात करेंगे तो नलकूप और पंप सेट से महाराष्ट्र होता है दूसरे स्थान पे और पहले स्थान पे तमिलनाडु होता है। नलकूप और पंप सेट से जो है कितना प्रतिशत भारत में सिंचाई होता है? लगभग बोलना है, ये नहीं एक्यूरेट ही आपको। 55% राउंड में आप ले सकते हैं। हाँ, लगभग में 55% आप ले सकते हैं। इसके बाद अगर हम नहर की बात करेंगे तो नहर से जो है सही 31% आप ले सकते हैं। 31% नहर से जो है सिंचाई होती है। सही है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इंदिरा गांधी नहर को जो है किस नदी से जल मिलता है? सही है, सतलज नदी से मिलता है। और सबसे लंबा अगर हम बात करें जो सिंचाई नहर कौन सा है तो इंदिरा गांधी सिंचाई नहर है। सही है। इसके बाद रहेगा दमन गंगा बताना है। ये जो नदी है दमन गंगा नदी, ये बताना है कहाँ या किस राज्य में जो है बहती है? महाराष्ट्र और गुजरात ना, महाराष्ट्र और गुजरात दोनों में बहती है। दमन गंगा नदी की लंबाई कितना है? बहुत छोटा नदी है, 131 किलोमीटर। दमन गंगा नदी की अगर हम बात करेंगे तो मात्र और मात्र 131 किलोमीटर है। और ये कहाँ जाकर के मिल जाती है? अरब सागर में जाकर के गिर जाती है या मिल जाती है। सही है। इसके बाद बताइएगा अगर हम बात करें दमन गंगा सिंचाई परियोजना के लेकर के तो जो है किस नदी पर है? दमन गंगा नदी पर ही है। सही है। इसके बाद बताइएगा और ये जो परियोजना है ये किस राज्य में बनाया गया? गुजरात के वालसाड जिला में। हाँ, याद रखिएगा, गुजरात के वालसाड जिला में जो है स्थापित किया गया है दमन गंगा परियोजना। हाँ, और किस नदी पे? तो दमन गंगा नदी पे ही है। सही है। पंबा सिंचाई परियोजना जो है किस राज्य में? केरल में है। और किस नदी पे? पंबा नदी पे ही है। सही है, पंबा नदी पे ही है। गिरना सिंचाई परियोजना की बात करें तो कहाँ है? महाराष्ट्र में है। और ये किस नदी पे? गिरना नदी पे ही हो जाएंगे। सही है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे ये गिरना सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र के किस जिला में? नासिक जिला में। सही है, नासिक जिला में ही हो जाएंगे। इसके बाद रहेगा टिहरी पन बिजली कॉम्प्लेक्स उत्तराखंड में जो है ये बताना है किस नदी पर ये संलग्न है? सही है, एक तो भागीरथी और एक विलंगना। याद रखिए, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन बिहार एसआई में ही पूछा गया है। याद रखिएगा, भागीरथी की अगर हम बात करेंगे, भागीरथी परियोजना कह दे या पन बिजली परियोजना कह दे तो ये जो है किस नदी पे है? तो आपका भागीरथी और विलंगना नदी पे स्थित है। इसके बाद बताइएगा सारण सिंचाई अगर हम बात करेंगे, सारण सिंचाई नहर किस नदी से जो है ये अपना नदी जल प्राप्त करता है? तो गंडक नदी से। एक चीज हम बताए थे आपको, जो कौन से ऐसे नदी हैं जो कि जो है गंगा के उत्तर में और गंगा के दक्षिण में, ये भी बताए थे ना। तो ये बताना है गंगा के उत्तर में
कौन कौन से ऐसे नदी है और गंगा के दक्षिण में कौन कौन से ऐसे नदी, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सा गंगा के उत्तर में है, इनमें से कौन सा गंगा के दक्षिण में है। उत्तर में कर्मनाशा नहीं है, सुनिएगा। उत्तर में जो है आपका रामगंगा एक हो जाएगा, रामगंगा क्या चीज करें, गोमती दक्षिण में। रामगंगा की बात करेंगे तो उत्तर में ही है, याद रखिएगा, रामगंगा उत्तर में ही है जो कि सबसे फेमस है। इसके बाद दक्षिण में भी कर्मनाशा है, सोन हो जाएगा, इसके बाद क्यूल हो जाएगा, सही बोल रहे हैं, क्यूल हो जाएगा। तो ये सब गंगा के दक्षिण में। सबसे ज्यादा तो सोन याद रखिएगा क्योंकि सोन आपको बार बार ऑप्शन में आएगा। हाँ, तो सोन जो है ये दक्षिण में, याद रखिएगा, सोन सबसे ज्यादा ऑप्शन में आएगा दक्षिण में। इसके बाद बताएगा कालेश्वर एक सिंचाई परियोजना है, ये बताना है किस राज्य में। कालेश्वर जो है तेलंगाना में है, सही है, तेलंगाना में सही है। कालेश्वर जो है तेलंगाना में हो जाएंगे, सही है। इसके बाद बताइएगा ये कालेश्वर जो है सबसे ज्यादा अगर हम पानी की बात करेंगे तो किसको देता है, श्री राम सागर में देता है जो कि 200 TMC देता है। हाँ, 200 TMC जो है ये श्री राम सागर को देता है। इसके बाद सबसे कम की बात करें अनंतगिरी को देता है जो कि 3 TMC देता है। इसके बाद बताइएगा राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन जो है कब किया गया, 1983 में किया गया। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, इसके उपाध्यक्ष जल संसाधन मंत्रालय के मंत्री होते हैं, सही है। इसके बाद बताइएगा इसमें हो गया ना। और इसके अगर हम सचिव की बात करें तो कौन होते हैं, बहुत सारे राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के सचिव कौन होते हैं, जल संसाधन मंत्रालय के सचिव ही इसके सचिव होते हैं। हाँ, इसके बाद बताइएगा पॉलिटी में पूरा राष्ट्रपति, चलिए ठीक है। कौन कौन चीज था त्याग वगैरह था ना। बताएगा राष्ट्रपति जो है किस किस अवस्था में उसको त्याग पत्र देना पड़ सकता है, जब वो संविधान का अतिक्रमण करे या जब वो अपनी स्वेच्छा से चाहे जो हम जो है त्याग पत्र दे दें तो वो अपना दे सकता है, सही है। हाँ ठीक है, दिवालिया या पागल घोषित हो तो उसे भी जो है अपना त्याग पत्र दे ही देना होगा, सही। वो तो पहले ही देख लिया जाता है जो दिवालिया या पागल है कि नहीं, तभी उसको जो है चुनाव के लिए चुनाव आयोग जो है उनको देते हैं। इसके बाद बताइएगा उपराष्ट्रपति को जो है संबोधित करके जो है राष्ट्रपति क्या करते हैं, त्याग पत्र देते हैं। इसकी सूचना जो है किसके पास देना अनिवार्य होगा, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष को जो है ये त्याग पत्र की अगर हम बात करें तो इसकी सूचना देना होगा। ये किस आर्टिकल में ऐसा बना, 156 का 2, 156 का 2 में ऐसा बात कहा गया है। महाभियोग की बात करेंगे तो महाभियोग किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 61 में है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है किस सदन में लगाया जाएगा, दोनों में से कोई सदन में लगाया जाएगा, सही। अगर मान के चलिए पहली बार लोकसभा में महाभियोग की चर्चाएं की गई है तो कितना सदस्य जो है उसमें पहले स्वीकृति देंगे, इसके बाद वो जो है पारित करेंगे, सही है। 25% यानी 1/4% लोग उसमें सहमति देंगे और उस सहमति के जो है 2/3 बहुमत से जो है उसे पारित करेंगे। फिर अगला सदन में यानी राज्यसभा में वो बजेंगे और राज्यसभा उसकी जांच करेगा जो भाई क्या महाभियोग की चर्चाएं सही है या गलत है, राष्ट्रपति संविधान का जो है गलत किए हैं या नहीं किए हैं। इसके बाद जो है वो 2/3 बहुमत से पारित करके जो है महाभियोग लगा सकते हैं। ये आर्टिकल किसमें है, आर्टिकल 61 में ऐसा कहा गया है, सही है। और इसकी सूचना महाभियोग लगाने से पहले की अगर सूचना की बात करें तो कितना दिन पहले राष्ट्रपति को देना अनिवार्य है, 14 दिन पहले जो है देना अनिवार्य होगा, सही है। इसके बाद बताइएगा राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो गया है तो उसे कितना दिन के अंदर भरना होगा, 6 माह के अंदर भरना होगा, सही है। अगर मान के चलिए भारत के राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो भारत के जो है राष्ट्रपति के रूप में कौन काम करेगा, सही है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अगर वो भी नहीं है तो वरिष्ठ, सही है, उसमें जो वरिष्ठ सदस्य होंगे वो जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकते हैं। ये किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 70 यानी राष्ट्रपति की अनुपस्थिति की अगर हम बात करेंगे और उसके बदले में लोग अगर काम करेगा तो वो आर्टिकल 70 में ऐसा कहा गया है। और ये जो है संशोधन कब किस वर्ष ये पारित किया गया था, 1969 में, ये सही है, ये 1969 में ये चीजें बताई गई, सही है। इसके बाद रहेगा राष्ट्रपति का वर्तमान अगर हम वेतन की बात करें कितना रुपए, सही है, 5 लाख वेतन है। और उनके रिटायर नहीं, उनकी जो है पद अवधि खत्म होने के बाद जो है कितना होता है, तो 1.5 लाख रुपए मिलता है, सही है, 1.5 लाख रुपया जो है उनको मिलता है जो कि मंथली मिलता है। आयकर से मुक्त होता है या आयकर उसमें आयकर मुक्त होता है, सही है, किसी प्रकार को उनको टैक्स भरना नहीं होता है, सही है। हमको भी टैक्स देना पड़ता है, आप लोग इतने सैलरी है किनको, हमको भी जो था राष्ट्रपति, अच्छा, बोला था हमको भी
टैक्स देना पड़ता है, आप लोग समझते इतना सैलरी है। नहीं नहीं, राष्ट्रपति का जो पैसा होता है ना, उसमें किसी प्रकार के बोल दिए थे, हो सकता है बोल दिए होंगे, लेकिन ये संविधान में वर्णित किया गया है कि इसमें जो है किसी प्रकार के टैक्स या कटौती भी नहीं किया जा सकता। अगर मान के चलिए, अगर आपके ध्यान दीजिएगा, अगर आपके भारत देश में ही या राज्य में ही कोई विकट स्थिति आ जाए तो बाकी के लोगों के वेतन में कटौती हो सकती है, जो अन्य कर्मचारी है उनके वेतन में कटौती हो सकती है, लेकिन राष्ट्रपति के वेतन में कटौती नहीं की जाएगी। सही है। और इसके बाद भी राष्ट्रपति बनने के बाद जो है उनको विदेश यात्रा मुफ्त है, उनके साथ साथ उनकी पत्नी को भी मुफ्त है। हाँ, तो सारे लोग को जो है एकदम परिवार जो है उनको पूरा विदेश यात्रा कर सकते हैं। हालांकि जो भारत रत्न ले लेते हैं उनको भी परिवार उनको भी जो है विदेश यात्रा मुफ्त में ही दिया जाता है, वो भी जो है। हाँ, विपक्षी नेता वो सबको मुफ्त रहता है पूरे। हाँ, तो वो जो है आप घूम फिर सकते हैं। सही है। इसके बाद बताइएगा, और इसके बाद अगर हम बात करेंगे इनके लिए राष्ट्रपति में खड़ा होने के लिए कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक की जरूरत है? 50। सही है, 50 पर। इससे पहले कितना अनुमोदक और कितना? 10। सही है, 10 अनुमोदक और 10 प्रस्तावक की जरूरत था, जो कि 1990 से पहले की कहानी ये सब है, जो 10 अनुमोदक और 10 प्रस्तावक होना जरूरी था। इसके बाद बताइएगा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को नियुक्ति कौन करता है? सही है, राष्ट्रपति के द्वारा। की बहुत सारा आयोग ऐसा है या बहुत सारे ऐसे पद हैं जिनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। सही है। इसके बाद बताइएगा, नए राज्यों का नाम एवं परिवर्तन करने से पहले किसके सूचना जो है लेना पड़ेगा? किससे सूचना? राष्ट्रपति से सूचना, संसद को जो है राष्ट्रपति से सूचना लेना पड़ेगा। सही है। इसके बाद बताइएगा, किसी अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश पर की जाएगी अन्यथा नहीं। किस आर्टिकल में? सही है, 113 के 3 में बताया गया। सही है। धन विधेयक की चर्चा किस आर्टिकल में? आर्टिकल 110 में धन विधेयक की चर्चाएं की गई है। सही है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है आर्टिकल कितना में है? आर्टिकल 123 में। सही है। जब संसद सत्र चल रहा है तो क्या अध्यादेश जारी हो सकता है या नहीं? सही है, अध्यादेश तब जारी नहीं होता। क्या राज्य के मामला में अध्यादेश जारी होगा? नहीं हो सकता। याद रखिएगा, राज्य की अगर हम बात करेंगे तो ऐसा नहीं कि राज्य विधान मंडल नहीं चल रहा है ठीक से, तो उसमें भी अध्यादेश राष्ट्रपति नहीं, वो नहीं कर सकते हैं, यानी वो सेंट्रल में जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अगर मान के चलिए संसद सत्र स्टार्ट हो गया तो कितने दिन के बाद जो है ये चीजें समाप्त हो जाएगी? 6 सप्ताह। याद रखिएगा, 6 सप्ताह समय है, 6 सप्ताह। हाँ, मैक्सिमम जो है वो आपका 6 महीने तक चलता है। और इसके बाद वो अगर हम बात करें मिनिमम नहीं, जिस समय से जो है संसद सत्र स्टार्ट हो जाती है वो जो है 6 सप्ताह तक ही उसका वैलिड रहता है। ये चीज है। इसके बाद देखिएगा, क्षमादान की शक्ति जो है किस आर्टिकल में कहा गया? राष्ट्रपति का क्षमादान आर्टिकल 72 में। सही है। किस किस प्रकार से जो है वो क्षमादान कर सकता है? सही है। एक तो आपका क्षमा है, जो कि क्षमा में तो सारे चीज क्षमा हो जाते हैं। इसके बाद भी लघुकरण है, परिहार है, प्रविलंबन है ना, ये सब तहत होता है। इसमें बताना, एक लघुकरण है, तो सबसे पहले बताना लघुकरण में क्या होता है? देखिएगा, लघुकरण के जो है दंड स्वरूप को जो है बदलकर कम कर दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो मृत्यु दंड है, उसको कठोर कारावास में बदल दे ना, इस प्रकार की चीज को हम लघुकरण कहते हैं। सही है। अगर मृत्यु दंड दिया गया तो उसको जो है कठोर कारावास या नॉर्मल कारावास में उसे बदल देना ही क्या कहलाता है? लघुकरण। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। क्वेश्चन याद रखेगा, इसमें क्षमा से भी पूछा गया है। इधर विगत 3-4 या 17-17 में या 24-46 में या 22-17 या 12-55 कितना में? 24-46 में पूछा, प्रविलंबन पूछा। ये से भी क्वेश्चन आपको आएंगे और पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद बताना है आपको, एक परिहार होता है। परिहार में क्या है? परिहार जैसे उसको सजा को जो है मतलब, हाँ सही है। इसके दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसको जो है समय को घटा देना। जैसे 2 वर्ष का उसके साथ जो सजा दिया गया उसको 1 वर्ष कर दे, 6 माह कर दे, यही आपका क्या है? परिहार है। सही है। इसके बाद एक था, क्या था? प्रविलंबन था। प्रविलंबन में क्या होता है? ये रोक लगाना होता है। सही है। दंड पर जो है रोक लगाना, विशेषकर मृत्यु दंड पे। हाँ, ताकि जो है अगला क्षमा याचिका राष्ट्रपति से कर सके। और एक आपका एक और है विराम। विराम में क्या होता है? इसमें भी जो, इसमें विशेष परिस्थिति में देखिएगा, विशेष परिस्थिति में अब जैसे ये ज्यादातर महिलाओं के लिए यूज है। हाँ, जैसे गर्भवती महिलाएं हैं
तो उस समय में जो है उसे रोकना पड़ेगा, राष्ट्रपति उस चीज को रोक देते हैं और इसके बाद जो है महिला जो है फिर क्षमा याचिका जिस प्रकार से हो तो वो जो है अपना दंड को जो है स्वरूप बदल सकते हैं। हाँ, तब तक जो है 6 साल होगा, 6 साल सही है। इसके बाद बताइएगा दूसरा जिंदगी मिल जाता है। हाँ, क्या बताइएगा क्या राज्यपाल को ये शक्ति जो है मृत्यु दंड को जो माफ करने की शक्ति है? नहीं है, सही है। बाकी का और सारा शक्ति इनके पास है, लेकिन मृत्यु दंड को माफ राज्यपाल नहीं कर सकता है, सही है। क्या कोर्ट मार्शल भी नहीं। इसके बाद बताइएगा हुसैन और राष्ट्रपति को ही वो सब राष्ट्रपति को जब क्षमादान की पूर्व याचिका राष्ट्रपति ने रद्द कर दिया तो दोबारा क्या स्टार्ट कर सकते? नहीं, ये दोबारा नहीं हो सकता है, सही है। ज्ञान में नहीं था। यह 1 से 25 तक ही था। चलिए बताइएगा अमानगढ़ बाघ टाइगर रिजर्व जो है किस राज्य में? सही है, उत्तर प्रदेश में ही है। इसके बाद रानीपुर बाघ अभ्यारण्य की बात करें, उत्तर प्रदेश में ही है, सही है। अभी अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व को लेकर के कितना भारत में? 55 हो गया। इसे 2023 में अधिसूचना वर्ष कर दिया। देखिएगा ये क्या है, धौलपुर करौली है जो राजस्थान में। आप जो बोल रहे हैं ना क्या नाम है, गुरु घासीदास, शायद उसके बारे में उसको भी कई बार जो है लाने का प्रयास किया लेकिन उसको नहीं लाया। तो याद रखिएगा, खाली नाम आप याद रखिए जो कहाँ, जैसे कमलांग है टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, सही है। इसके बाद मेघामलाई एक टाइगर रिजर्व है, ये कहाँ है? तमिलनाडु में, सही है। रामगढ़ विषधारी की बात करेंगे तो राजस्थान में, रामगढ़ विषधारी की बात करेंगे तो ये आपका राजस्थान में। रानीपुर तभी जस्ट हुआ, उत्तर प्रदेश में, सही है। वीरांगना दुर्गावती किस राज्य में? मध्य प्रदेश। दुर्गावती से भी आप पकड़ सकते हैं, हाँ, रानी दुर्गावती जो है, वीरांगना रानी दुर्गावती मध्य प्रदेश, तो वही टाइगर रिजर्व उसी के नाम से है, तो इसका भी मध्य प्रदेश हो जाएगा, सही है। धौलपुर करौली की बात किए तो ये राजस्थान में, सही है, राजस्थान में हो जाएंगे। और बिहार में जो है कितने टाइगर रिजर्व? एक है, कौन है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि कहाँ? पश्चिमी चंपारण में, सही है, पश्चिमी चंपारण में हो जाएंगे। क्वेश्चन है चरक किस वंश से संबंधित थे? कुषाण से, सही है, कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक कौन? कुजुल कटफिसस थे ना, कुजुल कटफिसस थे, सही है। इन्होंने सोने का सिक्का यानी कुषाण के द्वारा सोने के सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया? भीम कटफिसस, सही है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कुषाण वंश के अंतिम शासक कौन थे? वासुदेव ही थे। कनिष्क कुषाण वंश का ही शासक था, उसके दरबार में ही चरक रहा करते थे, सही है। इसके बाद देगा अगर हम बात करेंगे दूसरा अशोक जो है किसे कहा जाता है? कनिष्क को ही कहा जाता है, सही है, कनिष्क को ही कहा जाता है। इसके बाद देगा अशुघोष हो गया, वसुमित्र हो गया, नागार्जुन हो गया, ये सब विद्वान थे किसके दरबार में रहा करते? कनिष्क के दरबार में ही रहा करते थे, सही है, कनिष्क के दरबार में रहा करते थे। इसके बाद देगा अयोध्या में जो दीपोत्सव उत्सव हुआ था 2023 में, कितना जलाया गया था? 22 लाख फल। ये जो लोग न्यूज सुनते होइएगा तभी आप बना सकते, बनाए थे इनमें से कौन आदमी सही किए थे इस बार का? दिए थे, सही। अच्छा, उसमें नहीं था, आपका सही था सुनील जी? 22 लाख प्लस सही था, मारे थे 23 लाख मारे थे, हाँ। तो इसमें नहीं, हम भी सुने थे और न्यूज में देख रहे थे तो उससे पता चला था, हाँ, 22 लाख प्लस जो है, क्योंकि ऑप्शन बहुत सटा के दिया हुआ था कहीं। अच्छा, याद रखिएगा 22 लाख प्लस जो है दिया जला था। इसके बाद हाँ, यूपी में, अयोध्या में। इसके बाद देगा बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? सही है, 2000 में किया गया था। और इसका पुनर्गठन कब हुआ था? मानवाधिकार आयोग का पुनर्गठन 2008 में ही हुआ है, सही है, 25 जून 2008 को किया गया था, सही है। इसके बाद है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ है? 1993, याद रखिएगा 1993। ये भी आपसे पूछा जाएगा। 12 अक्टूबर 1993 को जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। महिला आयोग का गठन कब हुआ? 1992 में। महिला कोष की स्थापना कब हुआ? 1993 में। तो महिला कोष की स्थापना 1993 में, महिला आयोग की स्थापना 1992 में, और एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब? 1993 में। और बिहार में मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? 2000 में। मानवाधिकार आयोग का पुनर्गठन कब हुआ? 2008 में हुआ। तो इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद रहेगा वी आर डिस्प्रेस्ड
जो है एक एसोसिएशन है, ये बताना इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया? ठीक है, डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन है, हाँ इसका पूरा नाम है। भीमराव अम्बेडकर के द्वारा ही किया गया था। ये कब किया गया था? 1930 में किया गया। सही है। भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में हुआ था ना? सही है, महू में हुआ था। कब हुआ था? 1891। सही बोल रहे हैं, 1891 में ही इनका जन्म हुआ था। सही है। इसके बाद बताएगा, इन्होंने मूक नायक जो है एक मराठी भाषा में जो पत्रिका निकाले थे, ये कब निकाले थे? 1920 में। सही बोल रहे हैं, 20 में। बहिष्कृत नामक जो है एक पत्रिका निकाले थे, ये कब? 1927 में था, क्योंकि 27 है। सही है, 27 याद रखिएगा। बहिष्कृत एक है आपका, बहिष्कृत भारत है, तो बहिष्कृत भारत की अगर हम बात करें तो 1927 में है, एक पत्रिका है। मूक नायक की बात करें तो 1920। सही है। इसके बाद भी अगर हम बात करेंगे, एक बहिष्कृत हितकारिणी सभा का निर्माण जो है 1924 में किया था। तो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपसे बना। डिस्प्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना जो है 1930 में भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। इसके बाद भी बहिष्कृत भारत पत्रिका है, उसकी स्थापना 1927 में किया गया था। इसके बाद भी अगर हम बात करेंगे बहिष्कृत एसोसिएशन की अगर हम बात करेंगे तो 1924 में किया गया था। इसके बाद भी हम बात करेंगे तो एक मूक नायक था जो कि 1920 में किया गया था। समाज समता संघ स्थापित जो है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कब किया गया था? समाज समता संघ 1927 में। समाज समता संघ, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है थोड़ा अंदर से, तो इस बात को भी याद रखिए। हाँ, समाज समता संघ की स्थापना 1927 में। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का गठन जो है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा कब किया गया था? 1936 में। 1936 में किया गया था, 1936 में किया गया है। इसके बाद देगा, उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है? सही है, राज्यसभा के सदस्यों के संकल्प द्वारा ही हटाया जाता है। इसके बाद बताएगा, राज्यसभा के संकल्प द्वारा ही होगा, क्योंकि अगर हम बात करेंगे महाभियोग की अगर बात करेंगे तो महाभियोग दोनों में से किसी सदन में पहले लाया जा सकता है। लेकिन उपराष्ट्रपति को अगर हम बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति में राज्यसभा जब तक उसमें ये नहीं कहेगा तब तक जो है अगला में नहीं जा पाएगी। तो लाने वाला पता नहीं है अपना क्या है, उनको दिक्कत है। जगदीप धनखड़ को हटाने वाले, हालांकि उतना बड़ा प्रतिष्ठित पद पे हम इंटरफेयर नहीं करेंगे जिस दिन आ जाए। आज तक ऐसा स्थिति नहीं आया है भारत में, ऐसा स्थिति भारत में नहीं आया है। बताइएगा, उत्कल दिवस जो है किस राज्य में मनाया जाता है? ओडिशा में। और ये कब मनाते हैं? 1 अप्रैल को। सही है। ओडिशा राज्य का गठन कब? 1936। 1 अप्रैल 1936 को ही हुआ था। सही है। आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड डे जो है कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। सही है, 2 फरवरी को। सही है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाते हैं? 5 जनवरी को। सही है। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। थल सेना दिवस 15 जनवरी को। सही। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाते हैं। सही है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाते हैं? 3 मार्च। विश्व वन्यजीव दिवस की बात करेंगे तो 3 मार्च हो जाएंगे। सही है। और विश्व वानिकी डे की बात करेंगे तो 21 मार्च। सही है। जल दिवस की बात करेंगे तो 22 मार्च और बिहार दिवस की बात करेंगे तो 22 मार्च। पृथ्वी दिवस की बात करेंगे तो 22 अप्रैल को। सही है। और कॉपीराइट डे की बात करेंगे तो 23 अप्रैल। सही है। कॉपीराइट डे की अगर हम बात करेंगे तो 23 अप्रैल होंगे। सही है। इसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस की बात करेंगे तो 5 जून को मनाते हैं। सही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात करेंगे तो 21 जून को मनाते हैं। सही है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाते हैं? 29 जून को। 29 जून याद रखिएगा। 29 जून नहीं मारना नहीं है, हाथ चला दीजिए, ऐसे नहीं करना। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की बात करेंगे तो 29 जून हो जाएंगे। सही है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की बात करेंगे तो 29 जुलाई। सही है। इसके बाद राष्ट्रीय खेल दिवस की बात करेंगे तो 29 अगस्त हो जाएंगे। सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की बात करेंगे तो 21 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। सही है। विश्व ओजोन परत दिवस की बात करेंगे तो 16 सितंबर हो जाएंगे। सही है। राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करेंगे तो 11 अक्टूबर। राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर। सही है। राष्ट्रीय गणित डे की बात करेंगे तो 22 दिसंबर। सही है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर। देखिएगा, एक है कैंसर जागरूकता दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, ये 7 नवंबर है। और सीधे एक विश्व कैंसर दिवस है, ये 4 फरवरी को। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी और कैंसर राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाते हैं। सही है। सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया? सही है, टोपरा कला। ये बताना कहाँ में? हरियाणा में। कब स्थापित किया गया? 2018 में। टोपरा कला का जो है स्थापित किया गया 2018 में और ये हरियाणा में है। सही है। इसके बाद बताइएगा,
30 फीट इसकी ऊंचाई है। इसके हाँ बताइएगा एस्चुरियन कौन सी नदी बनाती है? नर्मदा और ताप्ती। हालांकि कई सारी नदी और है जो कि बनाती है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आप देख सकते हैं नर्मदा जो कि मुख्य रूप से बनाती है और ताप्ती भी बनाती है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे जैसे दक्षिण भारत में सबसे लंबी नदी को लेकर के बात करेंगे तो गोदावरी है, जो कि गोदावरी की अगर हम बात करेंगे कितना है, इसकी लंबाई की बात करेंगे तो गोदावरी का कितना है 1465 किलोमीटर ना। सबसे लंबी नदी है गोदावरी जो कि 1465 किलोमीटर है। इसके बाद दूसरा स्थान पे कौन सा है? कृष्णा। आपको कभी क्रमबद्ध सजाने के लिए दे देगा तो दूसरा कृष्णा है, सही है। और कृष्णा की अगर बात करें तो कितना है 1400 किलोमीटर। 1465 गोदावरी, 1400 किलोमीटर की बात करेंगे तो कृष्णा का लंबाई है दूसरे स्थान पे, सही है। इसके बाद भी एक महानदी भी है, महानदी जो कि पूर्व की ओर ही बहती है। इसकी लंबाई कितना महानदी का? उतना नहीं है, 900 किलोमीटर, 900 किलोमीटर ही है। और कावेरी की बात करेंगे तो 805 किलोमीटर। तो सीक्वेंस याद रखिएगा, सबसे ज्यादा की बात करेंगे तो गोदावरी का है। लंबाई आपसे कभी हिट नहीं करेगा इसका लंबाई कितना है, जो बड़े नदी होते हैं बहुत ज्यादा उसी का पूछेगा आपसे, लेकिन आपको सीक्वेंस में सजाने के लिए आपको बोल देगा। तो गोदावरी की सबसे ज्यादा है जो कि 1465 किलोमीटर है। कृष्णा की बात किए तो 1400 किलोमीटर है। इसके बाद भी अगर हम बात किए महानदी को लेकर के तो 900 किलोमीटर है। इसके बाद कावेरी की बात किए तो 805 किलोमीटर है, सही है। और दमन गंगा की बात की तो छोटा नदी था कितना 131 किलोमीटर था, सही है। इसके बाद बताइएगा इबन बतूता जो है किस सदी में भारत आया? 14वीं सदी में। और अगर अगर ईस्वी पूछ दे कब आया था 1333 में। 1333 में आया था। और किसके शासनकाल के दौरान? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही आया था। मोहम्मद बिन तुगलक जैसे चाइना कब भेज दिया? सही है, 1342 में जो है इसे चाइना भेज दिया था, सही है। इसके बाद इनका एक जो है वृत्तांत है, कौन सा पुस्तक है? रहला नहीं है। अब वृत्तांत का मतलब वहीं सीयूकी में नहीं चल जाना है। वृत्तांत का मतलब कुछ लिखा पढ़ा गया वो चीज है, किताबें है, ग्रंथ है, ये सब चीज। तो वो अलग है। तो यहाँ पे जो है रहला पुस्तक के लेखक जो है कौन है? इबन बतूता। इबन बतूता 14वीं सदी में आया, 1333 ईस्वी में आया था और मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, सही है। इसके मोरक्को का था, सही है। इसके बाद बताइएगा विद्युत शक्ति का इकाई क्या है? वाट होता है, सही है, वाट होता है। इसके बाद बताइएगा विद्युत आवेश की इकाई क्या है? कूलम्ब होता है, सही है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, सही। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम, सही है। और प्रतिरोधकता ओम मीटर या ओम इनवर्स का, सही है। ओम मीटर या इनवर्स का है, दोनों एक ही चीज है ना। इसके बाद बताइएगा क्या दिक्कत? हाँ। इसके बाद बताइएगा सभी अम्ल में पाए जाने वाला तत्व कौन सा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन किस बलक का? एस बलक का। हीलियम किस बलक का? एस बलक का ही है। ये नहीं कि देखिएगा दाहिना साइड रखा हुआ है तो उसको पी बलक का दे, हाँ, वो एस बलक के अंतर्गत ही उसे रखा गया, सही है। इसके बाद बताइएगा प्रकाशिक तंतु जो है किस नियम पर कार्य करते हैं? सही है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नियम पे काम करते हैं, सही है। इसके बाद बताइएगा कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है, सही है। इसके बाद बताइएगा हीरा का अत्यधिक चमकना, ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है, सही है। इसके बाद बताइएगा संयोजी उत्तक जो है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के संयोजी उत्तक। 3 प्रकार के कौन कौन से? एक तो आपका वास्तविक संयोजी उत्तक होता है, हाँ, एक तो आपका वास्तविक, एक कंकाल उत्तक होता है, और एक आपका तरल उत्तक, तरल संयोजी उत्तक होता है जिसमें रक्त वगैरह आ गया, ब्लड वगैरह आ गया जो कि तरल में आ गया। कंकाल में हड्डी वगैरह आ गया, हाँ, तो ये सब कंकाल में जो है आपके पास आ जाएगा। इसके बाद अगर वास्तविक की बात करते हैं तो वास्तविक में आपका आ जाएगा एरियोलर उत्तक और आपका जालवत उत्तक, हाँ, ये सब आपको आ जाएगा। यानी आप कहें संयोजी उत्तक को 3 भागों में बांटा गया है। इसके बाद बताइएगा उड़ीसा की बादाम पहाड़ी में से कौन सा अयस्क निकाला जाता है? हेमाटाइट, यानी लोहा का ही है ना, हेमाटाइट निकाला जाता है, सही है। लोहा का सबसे उच्च किस्म का लोहा जो है किसको? मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट, सही है। उच्च किस्म की अगर हम बात करेंगे तो मैग्नेटाइट होता है, जिसमें 70 से 75% के अकॉर्डिंग जो है उसमें लोएस्ट पाया जाता है ना। इसके बाद बताइएगा यहाँ क्वेश्चन है भी आपके पास, शुंग वंश के बाद जो है किस वंश का शासन आया था? कन्नव वंश का आया था, सही है, कन्नव वंश का आया था, सही है। इसके बाद बताइएगा डीआरडीओ द्वारा विकसित अस्त्र कैसी मिसाइल? सही है, एयर टू एयर, यानी वायु टू वायु या हवा टू हवा, सही है। इसके बाद बताइएगा डीआरडीओ का स्थापना कब हुआ? 1 जनवरी 1958, सही है। बताना है 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। 1916 में जो है लखनऊ में, लखनऊ सुनिएगा, लखनऊ ही होगा।
1916 में कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया जा रहा था। इसमें जो है किसके किसके मत समझौता हुआ था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मत समझौता हुआ था, लेकिन इसका विरोध कौन किया? पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे नेता ने जो है इस समझौता का विरोध भी किए थे। तो इस बात को भी याद रखिएगा, क्योंकि प्रतिष्ठित नेता थे उस समय का पंडित मदन मोहन मालवीय, और ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस जो समझौता हुआ था 1916 में, इसका विरोध किए थे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे 1917 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था, सही है। और भारत में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो भारतीय नहीं बोले, भारत में, क्वेश्चन अच्छा से सुनिएगा, भारतीय बोलेंगे तब ना। भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हालांकि विदेश में तो था नहीं, भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो एनी बेसेंट ही थे, जो कि कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए। लेकिन उसमें भारतीय महिला अध्यक्ष की अगर बात करेंगे तो वो आपका सरोजिनी नायडू हो जाएंगे, जो कि 1925 में जाएंगे। एक महिला और थी जो कि नलिनी सेनगुप्ता भी थी, ये किस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए थे? 1933 के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिए। देखिएगा अंतर आप याद करिएगा आसानी से, 1917 से 25 में क्या साल का है? 8 साल, फिर 8 साल उसमें ऐड कर दीजिएगा तो आपके पास चल जाएगा 1933, ठीक ना। और अगर हम बात करें नलिनी सेनगुप्ता को लेकर के, तो ये भी कलकत्ता अधिवेशन में ही भाग लिए थे। इसके बाद सरोजिनी नायडू की बात करें तो ये कानपुर अधिवेशन में भाग लिए थे। और इसके बाद अगर हम बात किए 1917 में एनी बेसेंट को लेकर के, तो ये कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए थे। क्या 1917 याद रखेगा कलकत्ता में, ठीक ना। मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। हाँ, ये चीज था। इसके बाद बताइएगा क्या चीज? कांग्रेस का पहला विभाजन जो है किस वर्ष हुआ था? 1907 में। देखिए कांग्रेस अधिवेशन से 2 प्रश्न पूछ लिया है एक ही एग्जाम। हाँ, तो जरूरी नहीं है आपसे एक टॉपिक से नहीं पूछा जाएगा, 2-3 प्रश्न आपसे घुमा भी दिएगा। हाँ, अगर हम बात करें इसकी अध्यक्षता जो है 1907 की अध्यक्षता कांग्रेस के किसके द्वारा? रास बिहारी घोष के द्वारा किया जा रहा था। इसी में गरम दल और नरम दल की विभाजित हुआ था ना। अगर हम बात करेंगे एक उग्रवादी जिसे गरम दल कहा गया और उदारवादी जिसे नरम दल गया, तो नरम दल का क्या मानना था? हम किसको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए? लाला लाजपत राय को हम अध्यक्ष बनाए। और अगर हम बात करेंगे गरम दल के थे लाला लाजपत राय, और इसके बाद नरम दल की अगर हम बात करेंगे तो रास बिहारी घोष। देखिए रास बिहारी घोष अलग है और रास बिहारी बोस अलग है, दोनों अलग अलग हैं। ये नहीं कि कभी बोस तो कभी घोष। रास बिहारी घोष का जन्म जो है 1845 में हुआ, वर्धमान पश्चिम बंगाल में हुआ। रास बिहारी बोस का भी जन्म वर्धमान पश्चिम बंगाल में हुआ है, लेकिन जन्म 1886 में हुआ है। इस बात को ध्यान रखिएगा। रास बिहारी बोस की मृत्यु जो है आपको कहाँ हो गया था? जापान में हुआ। हाँ, तो इस बात को भी याद रखिए। कब हुआ था रास बिहारी बोस की मृत्यु? 1945 में। और रास बिहारी घोष की मृत्यु कब हुआ है? 1921 में। तो रास बिहारी बोस अलग है, घोष अलग है। इस बात को भी थोड़ा सा लेके चलना। इसके देखिए रास बिहारी घोष की अगर हम बात करें तो उसका जन्म जो 1845 में वर्धमान में ही हुआ है, जो कि वर्धमान पश्चिम बंगाल में ही पड़ता है। इसके बाद अगर हम बात करें उनकी मृत्यु को लेकर के, तो 1921 में मृत्यु हो गया। रास बिहारी घोष का मृत्यु की बात करें 1921 में हो गया। रास बिहारी बोस का जन्म की बात करें तो 1886 में हुआ, और इसका भी जन्म वर्धमान में ही हुआ है, पश्चिम बंगाल में ही हुआ है। लेकिन अगर मृत्यु की बात करें तो 1945 में हुआ है। इसके बाद बताइएगा बिहार में अगर हम बात करेंगे टोटल डिस्ट्रिक्ट को लेकर के कितना जिला है? 38वां जिला कौन सा? अरवल हो जाएगा, सही है। अरवल जिला किसको कट के बना था? जहानाबाद, सही है। जहानाबाद से जो है कट करके बना था। झारखंड से कितने बिहार के जो है जिला सटा हुआ है? 8 गो, सही है। और हालांकि 8 जो है आपके उत्तर प्रदेश से भी जो है सटा हुआ है, दोनों बराबर ही। बीपीएससी में पूछा था तो दोनों आंसर लिया था, इनमें से एक से अधिक। हाँ, इसको याद है, हम भी दिए थे। शायद ये आपका 67वीं में पूछा हुआ क्वेश्चन, सॉरी 68वीं में पूछा, 68वीं में पूछा था। इसके बाद देखिएगा बिहार में कुल प्रमंडल की बात करें कितना प्रमंडल? 9 गो प्रमंडल है। इसको तो याद ही रखिएगा। प्रमंडल पूछ देगा इनमें से कौन सा प्रमंडल नहीं है। हाँ, बताना है मुजफ्फरपुर प्रमंडल है या नहीं? मुजफ्फरपुर ने दरभंगा प्रमंडल है। तिरहुत, मगध भी है, जो है हम बोलते चलते हैं ना। एक तो दरभंगा, हाँ गया वगैरह। तो इसके बाद अगर हम बात किए तो आपका एक तो हो गया दरभंगा हो गया। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो मुंगेर हो गया, मगध हो गया, पटना हो गया, ये भी है, कोसी भी हो गया, तिरहुत हो गया। हाँ, इसके बाद भी सारण हो गया। हाँ, ये सब प्रमंडल के अंतर्गत ही आते हैं, सही है। इसके बाद अगर हम एक भागलपुर छूट गया, भागलपुर और मुंगेर
भागलपुर और मुंगेर ये भी आपके अंतर्गत आएंगे। हाँ, भागलपुर और मुंगेर। तो सुन लीजिए एक बार अच्छा से, कौन कौन सा प्रमंडल है? पटना है, सारण है, मगध है, दरभंगा है, तिरहुत है, पूर्णिया है, कोसी है, भागलपुर है, मुंगेर। हाँ, तो ये सब जो है प्रमंडल के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करेंगे बिहार में, ये सब बड़ा छोटा नहीं पूछेगा। अगर हम बिहार में अगर हम अनुमंडल की बात करें तो अनुमंडल कितना? 101 अनुमंडल है, सही है। और प्रखंड की बात करेंगे तो 534। ये भी बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। 534 जो है आपके पास क्या है? तो प्रखंड है, सही है। सबसे गर्म जिला की बात करें बिहार का कौन सा? गया है। और सबसे ठंडा? गया ही है, सही। सबसे ज्यादा वर्षा जो है किस जिला में होता है बिहार में? किशनगंज। सबसे ज्यादा वर्षा बिहार में किशनगंज में होता है। और सबसे कम वर्षा बिहार में औरंगाबाद में। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ? मासीराम मेघालय में। हालांकि वर्ल्ड में ही सबसे ज्यादा वर्षा की बात करें भारत में मासीराम मेघालय में ही होती है। अगर हम बात करेंगे सबसे कम भारत में वर्षा कहाँ? लेह लद्दाख में होती है, सही है। लेह लद्दाख में होती है। 25 तक ही था, रहने करंट अफेयर्स लाइए, कुछ पूछ लेते हैं, रहने दीजिए, 5-10 मिनट पूछते हैं।